हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय। और बेटा, आज है हमारा 8वां दिन। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित। प्रश्नावली 1.1 हमारी समाप्त हो चुकी थी। आज है हमारी प्रश्नावली 1.2। बेटा, बहुत ही आसान प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली से सीधे प्रश्न आते हैं। ये सारे वो प्रश्न हैं जो आप 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ के आ रहे हो। प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में के गुणनफलों में व्यक्त कीजिए। समझेंगे पहले बेटा, यहां लिखा है शब्द अभाज्य। अधिकतर बच्चे जानते होंगे अभाज्य क्या होती है। संख्याएं दो रूप में विभक्त होती है, अभाज्य और भाज्य। पहले इस बात को समझ लेंगे बेटा। एक होती है भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्याएं। देखो, भाज्य भाज्य भाग होने वाली, भाज्य मतलब भाग होने वाली संख्याएं। जो संख्या किसी अन्य संख्या से भाग हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा, हमारी 6 या 4। कैसे? 6 को अगर आप तोड़ोगे तो लिख सकते हो 2 गुणा 3। 6 2 से भी भाग होती है, 6 3 से भी भाग होती है। ऐसे ही 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यानी 4 2 से भी भाग होती है, 4 2 से भी भाग होती है। यहां तक समझ में आया होगा। पर जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को आप गुणनखंड के रूप में कभी नहीं लिख सकते। कैसे बेटा? जैसे 3 3 ही रहेगा। अब बहुत से बच्चे कह रहे हो नहीं सर, हम तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1। बेटा, गुणा 1 करके तो हर संख्या लिखी जा सकती है। ये बात नोट में समझना कि जिस संख्या को हम देख रहे हैं कि वो भाज्य अभाज्य है, वह स्वयं और 1, स्वयं और 1, स्वयं और 1 तो हर एक का गुणनखंड होता ही है। तो यानी 3 को स्वयं में छोड़कर, जो संख्या है वो खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होनी चाहिए। अगर 3 किसी अन्य संख्या से भाग होती तब हम इसको मानते कि ये भाज्य है। स्वयं से और 1 से प्रत्येक संख्या भाग होती है। नोट में सब बच्चे लिख लेंगे पहले अलग से नोट। कोई संख्या, यहां से ले, कोई संख्या स्वयं और एक से हमेशा भाग होती है। अब मैं इसको अगर आपके गणित की भाषा में लिखता तो मैं लिखता कोई संख्या स्वयं और 1 से सदैव विभाजित होती है। पर ये ऐसे शब्द हैं, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो मैं चाहता हूं इसको अपनी भाषा में आसानी से लिखो। स्वयं को आप खुद भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। कोई संख्या खुद और 1 से हमेशा भाग होती है। ठीक है बेटा, हमेशा भाग होती है। यानी उनको छोड़कर अगर कोई भी हमारे पास जो खुद संख्या है और 1 है, उन दोनों छोड़कर अगर कोई भी अन्य हमारे पास संख्या आए जिसके गुणनखंड के रूप में इसको लिखा जा सके तो वो होगी भाज्य, और जिसको नहीं लिखा जाता वो होगी अभाज्य। इसी प्रकार से 5 को भी हम नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से 2 को भी हम नहीं लिख सकते। 2 को 2 ही लिखेंगे। इसके अलावा ऐसे कोई 2 गुणनखंड नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं बेटा। ऐसी कोई 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसकी गुणा में हम लिखकर 2 को विभक्त करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये अभाज्य है और ये भाज्य है। 6 के बाद कौन सी आएगी बेटा? जैसे 9 10 दिखेंगे, 2 पंजे
यहाँ तक समझ में आएगा। तो भाज्य और अभाज्य क्लियर है बेटा। भाज्य और अभाज्य की परिभाषा नहीं लिखनी है, इसे समझाना है, क्योंकि सिर्फ पता होना चाहिए भाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है। जहाँ परिभाषा लिखवानी होगी वहाँ लिखवा भी देंगे, चाहे तो लिख भी देंगे। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड केवल स्वयं वह संख्या और एक होती है, अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता। और भाज्य संख्या में कम से कम एक गुणनखंड होता है, स्वयं और एक को छोड़कर। तो जरूरत नहीं है इसको लिखने की, मैं इतना भी नहीं चाहता कि आपका माइंड हैंग हो जाए, बिल्कुल सिंपल समझना है। भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया होगा आपको। तो यानी जिसका कोई भी गुणनखंड आ जाए वो भाज्य होगी। अब अगर क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आए कि देखो भाज्य है नहीं है, तो बस आपको ये देखना है कि वो गुणनखंड के रूप में तोड़ी जा सकती है नहीं। इसीलिए प्रश्न अध्याय 2 पहले कराया था। अध्याय 2 में क्या था, गुणनखंड, है ना। अब वो वहां से बेस बन गया हमारा। अब एक अध्याय पढ़ना आसान हो गया हमारे लिए। यहाँ देखो, तो कहेंगे बेटा भैया ये बताइए कि फिर चैप्टर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्या पहले क्यों दिया एनसीईआरटी वालों ने। बेटा एनसीईआरटी वालों को लगता है कि आप 9वीं पास करके आए हैं। नहीं, मुझे भी लगता है कि आप 9वीं पास करके आए। प्रॉब्लम क्या, पढ़ के नहीं आए हो, पड़ोसी में से देखिए आए। अब एनसीईआरटी वाले टीचर्स को पता नहीं होगा ना कोरोना भी आएगा। अब उन्हें तो पता है कि सारे बच्चे पास हो गए हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता गुणनखंड में। वो बस जैसे तैसे करके 9वीं कक्षा पास करके यहाँ तक आ गए। और ये सारी वो बातें जो आप पहले पढ़ चुके हो। अब देखो, अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो पहले का पहला प्रश्न, मैं हर बात लेके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा पहले। तो पहले का पहला क्या है, 140। अब सभी ने गुणनखंड करने सीखे होंगे इसको, और जिनको वो गलती से बोलते थे एलसीएम, वो एलसीएम नहीं है बेटा, गुणनखंड है वो। अब इसको देखो, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, और ये रफ में नहीं करना, ये पार्ट रफ में नहीं करना, बराबर में ही करना है, ताकि दिखे टीचर को आपने कैसे किया इसको। 140 को तोड़ो बेटा, याद रखना जिसके लास्ट में 2 आए, 2 आए का मतलब है वो 10 से भाग हो रहा है, 0 है। जिसके लास्ट में 0 आए इसका मतलब है वो 10 से भाग हो रहा है, और जो 10 से भाग होता है वो 2 से भी होता है और 5 से भी होता है। तो सबसे पहले 2 और 5 से कर देना उसको, सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। 2 और 5 से, एक तो ये ध्यान रखना है। देखेंगे, देखो 2 से पहले, और 0 आए तो हमेशा 5 से पहले भाग दे दो, जरूरी नहीं 2 से दो, 5 से भाग दो बेटा। देखेंगे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, सिंपल भाग देना है आपको, मैं यहाँ पे डाइट कर रहा हूँ। 10, 2 और 40, 28 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे बेटा। अब आप बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमने तो पहले छोटी संख्या से भाग देना सिखाया। अरे बेटा बचपन की बात थी वो, बचपन की बात छोड़ दो, अब 10वीं कक्षा में हो। अब आप 10वीं कक्षा में हो तो जिस तरीके से आसान हो वो उससे करो। जब भी लास्ट में 0 आए तो पहले 5 से भाग देना, आसान रहेगा। 0 या 5 आएगा तो 5 से भाग देना। 2 से भाग देंगे बेटा 14 आएगा, 2 से भाग देंगे बेटा 7 आएगा, 7 से भाग देंगे 1 आएगा, 7 को 7 से भाग देंगे 1 आएगा। इतना आपने कर रखा होगा। यानी कि 140 को मैं लिख सकता हूँ, समझेंगे बेटा, यहाँ 140 को मैं लिख सकता हूँ, छोटी संख्या पहले आएगी। अब 2, 2, 2 गुणा 2, 5, 6, 5, 7, 5 गुणा 7। बेटा अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, और एक संख्या एक बार आएगी। अभी 2 कितनी बार आ रही है सर, 2 बार आ रही है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2। 2 कितनी बार, 2 बार। 2 कितनी बार, 2 बार, और गुणा 5 और गुणा 7। कितना आसान प्रश्न है, 140, ये आंसर है हमारा। अगला बेटा बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है 10वीं कक्षा के हैं क्वेश्चन है, ये आप 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हो सारे। 156, क्या बेटा 156, 156 को भाग देंगे बेटा। इसी प्रकार से आसान प्रश्न है, थोड़ा स्पीड से करेंगे बेटा। सर कैसे करेंगे, 2 से भाग दो पहले, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 14, 7 और 16, 8। फिर 2 से भाग देंगे, सम संख्याएं आ रही है। फिर 2 से भाग देंगे बेटा 6 और 18, 9। अब ये सम नहीं है, विषम है, और विषम है। अब ये सम नहीं है, क्या है ये, विषम है, और विषम संख्या 2 से नहीं कटती। और आपने पढ़ा होगा संख्याओं का योग अगर 3 के पहाड़े में आए, देखो 6 जमा 9, 6 जमा 9 कितना हो जाएगा 15, और 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 × 5 = 15। तो अगर संख्याओं का योग
3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भी कटती हैं वो। पढ़ा होगा सभी बच्चों ने इतना, जिसने नहीं पढ़ा वो नोट में लिख लेना अलग से, वो नोट में लिख लेना। 3 से भाग दो बेटा, 3 से भाग देंगे बेटा सर, 3 दूनी और 3 तिया, और 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 ज्यों की त्यों रह जाएगी। यानी कि 156 को लिख सकते हैं। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, देखो एक बारी में डायरेक्ट लिखाऊंगा दिक्कत हो जाएगी। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 बार नहीं आ रहा बेटा, वो 23 है, वो पूरी एक संख्या है, कभी 2 को और 3 को अलग लिख दो। 2 कितनी बार आया, 2 बार। अब कहेंगे बच्चे सर ऐसी गलती कौन करता है, अरे करते हैं भाई, करते हैं, ऐसे महान बच्चे देखे हैं हमने करते हैं। यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 आएगा 2 बार, गुणा 3 एक बार है बेटा, और 23 भी एक बार है। पता कितना आसान प्रश्न है। अगला चौथा प्रश्न, वो तीसरा प्रश्न, सारे प्रश्न नहीं कर देंगे, आसान है सारे। 3000 क्या लिखा है, 3885, 3825 है ना, 25 हाँ 25 है। क्या बताया था बेटा, जब भी लास्ट में 5 या 0 आए तो हमेशा पहले 5 से भाग दो, हमेशा पहले 5 से भाग दो, आसान रहेगा। 5 से भाग देंगे बेटा, देखो 38 सते 35 और 32 6 और 25 5, फिर 5 आ रहा है, 5 से भाग देंगे बेटा, 5 से भाग दो 1, 26 5 15 3। अब तो 5 नहीं आ रहा है, यानी 5 से नहीं घटेगा आगे, अब आगे 5 से नहीं घटेगा। संख्याओं का योग 1 जमा 5, और सम भी नहीं है तो 2 से घटेगा, 2 से भी नहीं घटेगा ये। अरे सम संख्या विषम संख्या पढ़ा चुका हूँ बेटा इससे पहली क्लास में। यहाँ देखो 1 जमा 5 6, और 6 जमा 3 9, 9 3 के पहाड़े मारा, 3 से घटेगा बेटा, 3 से घटो बेटा, 15 पंजे और एकम 51 17 के पहाड़े में आता है। याद रखो, पहाड़े भी याद रखो, कम से कम 20 तक पहाड़े आपको आने चाहिए, कम से कम। वैसे अच्छा है कि 30 तक आए, पर 20 तक कम से कम पहाड़े आने चाहिए। 17 तिया होता है, तो 3 से घटेंगे दोबारा से, तो 5 और 6 17 आएगा, और 17 एक अभाज्य संख्या है, जो का त्यों रहेगा। यानी 3825 को लिख सकता हूं मैं 5 की घात 2, 5 2 बार है बेटा, 3 भी 2 बार है, 3 की घात 2 गुणा और 17। कितना आसान, पता कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। चौथा प्रश्न 5001, ऐसे प्रश्नों को तो या 5005 कैसे करेंगे सर, जब भी 5005 आए, लास्ट में 5 आए, तो उसे किसे काटेंगे बेटा, 5 से, 5 से भाग करेंगे, 1 0 0 1, यहां तक आ जाएगा। अब इसके बाद अधिकतर बच्चों को दिक्कत आएगी इसके बाद। और बेटा सभी ने भाग के नियम पढ़े होंगे कि कैसे विभक्त होते हैं संख्याओं से, और जिसने नियम पढ़े होंगे उसे पता भी होगा कि 1001 11 से सीधा भाग होगा। सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर देखते हैं हम। खैर मैं इतना बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, वो बेसिक क्लास में अलग से करा देंगे। इसको याद रखना बेटा, 1001 11 से भाग होता है। किससे भाग होता है, 11 से। 11 से भाग दो बेटा, 99 9 और फिर 11 1, 91 जिस बच्चे ने पहाड़े पढ़े हैं उसे पता होगा, 13 7 91 सॉरी हाँ ठीक है, 13 7 91। 7 से भाग देंगे बेटा 13, या 13 से भाग दे तो पहले कोई दिक्कत नहीं है, 13 और यहाँ 13 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। 13 7 91 होता है, तो 7 से भाग देंगे 13 आएगा, या 13 से भाग दो 7 आएगा, एक ही बात है। तो सारी संख्याएं अलग अलग हैं। 5005 को लिख सकते हैं बेटा, छोटी संख्या पहले लिखा करो, 5 7, यहां पर छोटी पहले लिखो, वहां कैसे भाग दो फर्क नहीं पड़ता, और गुणा 11 और गुणा 13, उत्तर। नोट करेंगे बेटा, इतना नोट करेंगे। अब आया हमारा अगला, और ये वो प्रश्न है जिसमें अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। कुछ बेटा क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कितने कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। 7 4 2 9, ठीक है ना, 7 4 2 9। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं बेटा, और वो प्रश्न डायरेक्ट हो भी नहीं सकते।
अगर आप सोचोगे कि आप डायरेक्ट कर लो तो आप नहीं कर पाओगे उन प्रश्न को। तो कैसे बेटा, यहां देखेंगे 7 4 2 9, इसको याद ही रखना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं वो एग्जाम टाइम में जानबूझ के दिए जाते हैं, ये चेक करने के लिए बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है नहीं कर रखी है, और वो प्रैक्टिस के बाद ही हो पाएंगे आपसे। डायरेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आधा घंटा खाम का टाइम वेस्ट। तो इसको याद ही रखना है बेटा, इस प्रश्न को याद रखना है। इसको 17 से भाग देंगे पहले, ये 17 का पढ़ा इतनी दूर तक नहीं आता होगा किसी को भी। 17 से भाग देंगे, कितना आएगा 437। कितना आएगा 437। और 437 किससे कटता है बेटा 19 से। किससे कटता है 19 से। 19 से काटेंगे तो कितना आएगा इसका 23। कितना आएगा 23। और 23 से भाग करेंगे तो इसका आएगा 1। कुछ प्रश्न ऐसे हैं बेटा वो पॉइंटेड हैं, जब तक आप 7,429 है ना, 7,429 ठीक। ये प्रश्न मैं इतनी बार करा चुका हूँ, ये याद ही हो गया, ठीक है ना, ये वाला तो याद ही हो गया। और ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा बहुत याद रखने ही पड़ेंगे। क्यों 17 का पढ़ा इतनी आगे तक नहीं आता होगा, और 17 के लिए आपने भाग का नियम भी नहीं सीखा, ना 19 के लिए ना 23 के लिए। ये वो प्रश्न है, वैसे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न मुश्किल ही आते हैं, पर फिर भी आप अपना प्रैक्टिस करके चलो। अगर पेपर थोड़ा टफ बनेगा तो ऐसा प्रश्न आ सकता है बेटा, याद रखना। 7 4 2 9 होगा बेटा कितना 17 गुणा 19 और गुणा 23। ये प्रश्न ये देखने के लिए आते हैं कि बच्चे ने प्रैक्टिस कितनी करी है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस अच्छी से करी है, एक दिन पहले सारे क्वेश्चन करे हैं, वो ये कर लेगा, और जिसने नहीं करी है वो इसमें लगा रहेगा और टाइम वेस्ट कर देगा अपना। अगला बेटा, पूर्णांकों को निम्न युग्म के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए, और ज्ञात करने के बाद जांच भी कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल HCM गुणा एलसीएम है। अब यहां समझेंगे बेटा, अगला प्रश्न करने से पहले देखो, यहां तो इन्होंने सूत्र दे दिया, पर जरूरी नहीं है सूत्र दे हर बार, जरूरी नहीं है सूत्र हर बार दे, और आपको ये सूत्र अपने आप से याद भी रखना है। नोट में पहले सूत्र लिख लो बेटा, नोट HCF गुणा LCM होता क्या बेटा, बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये है ना, हाँ ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी संख्याओं के गुणनफल बराबर कितना होता है HCF गुणा LCM होता है। ये सूत्र याद रखो पहले। अब करते हैं प्रश्न अपना, दूसरे का पहला भाग। दूसरे के पहले भाग में क्या गया 26 और 91। 26 और 91। सर संख्याएं तो दी हैं, संख्याएं तो दे रखी हैं हमें, पर हमें HCF और LCM नहीं पता। तो पहले HCF और LCM निकालो। HCF LCM निकालने के लिए इसको गुणनखंड कर देंगे इसका। 26 सम संख्या 2 से कटेगी बेटा, कितना आएगा 13, और 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 का 13 ही रहेगा 1। 91 करो बेटा, 91 किससे कटेगी बेटा सर 13 7 91। जिस बच्चे ने पहाड़े पढ़े होंगे उसे पता होगा 13 7 91। तो यानी 13 से काटेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 से काटो 13 आएगा और 13 से काटो 7 आएगा, एक ही बात है। 13 7 91, 13 7 91, 13 से काटोगे 7 आएगा और 7 से काटोगे 13 आएगा। ठीक है, पिछले प्रश्न में शायद हमने 7 से काटा होगा। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। जिस पहाड़े में आपको आता है उस पहाड़े से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 यानी कि 26 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 13 और 91 को लिख सकता हूं मैं 13 गुणा 7, यानी 7 गुणा 13। अब देखो 13 दोनों में आ रहा है,
ऐसे सीखे होंगे आपने। तो HCF कितना आ गया बेटा इसका? सर जो दोनों में आता है उसे HCF बोलते हैं, 13 उत्तर। एलसीएम कितना आता है? एलसीएम कैसे निकालते हैं? जिस बच्चे ने नहीं निकालना तो एक बार देख लो यहाँ पे, जो पहले HCF आ रहा है वो लिखोगे एक बार, सिर्फ एक बार। जो दोनों में आ रहा है वो केवल एक बार होगा, और उसके बाद हर एक को लिखते चलो। ये कितनी बार आएगा बेटा? ये कितनी बार आएगा सर? ये 2 अलग आएगा और 7 अलग आएगा। पहले कॉमन वाले लिख लो जो दोनों में समान है, और उसके बाद दोनों को अलग अलग लिख लो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत? और गुणा करो 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। अब इसने कहा HCF और LCM निकालने के बाद जांच भी करनी है, नहीं सत्यापन करना है। जांच करने का मतलब क्या होगा? सत्यापन करना है। अब सत्यापन करो इसका, जैसे आपने पहले क्या रखा है सत्यापन। सत्यापन में हमेशा हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर लेते हैं। और सत्यापन क्या था बेटा? कि सर HCF गुणा LCM बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का। अब पहली संख्या गुण दूसरी संख्या लिखो वो भी ठीक है, पर आपका प्रश्न है उसमें लिख रखा है संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल, एक ही बात है बेटा। शब्दों को पहचानना भी सीखो, लैंग्वेज को पढ़ना भी सीखो, ठीक है ना। यहाँ देखो बेटा, HCF गुना LCM। HCF कितना है? 13 गुना LCM कितना है बेटा? 182 बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल कैसे करेंगे बेटा? संख्या कौन सी? 26 है और गुणा 91। अब दोनों को गुणा करो और देखो उत्तर से क्या आएगा। देखो गुणा करके 26 गुणा 91 26 आएगा, और 9 से 9 6 54 5 9 दूनी 18 और 5 23 2 3 6 6 कितना आएगा बेटा? 2 3 6 6। गुणा देख लेना, मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, क्या पता कहीं प्रॉब्लम हो जाए। वैसे अभी तो ही नहीं और आगे भी संभव नहीं है। यहाँ देखो बेटा, तो दोनों की गुणा करने पर कितना आएगा? 2 3 6 6 2366। नोट करेंगे बेटा यहाँ तक, नोट करेंगे बेटा यहाँ तक। नोट करेंगे बेटा यहाँ तक, सभी नोट कर लिया होगा। अब सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। अब देखेंगे अगला क्या है हमारा। अगले में कह रहा है 510 और 92, 510 और 92 रफ करते हैं बेटा इसको। अब सत्यापन शायद हर एक में आप कर लोगे, गुणा करना सभी को आता है, गुणा करना सभी को आता है। अगर मैं HCF LCM निकाल दूँ तो सत्यापन कर लेंगे, तो स्पीड से करेंगे बेटा। अब मुझे भी लगता है कैलकुलेटर लाना पड़ेगा भाई, क्योंकि समय बचाना है। तो थोड़ा आप मत करना कैलकुलेटर से बेटा, आप कैलकुलेटर से करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम मुझे नहीं देना, एग्ज़ाम आपको देना है। एग्ज़ाम मुझे नहीं देना, एग्ज़ाम आपको देना है। तो प्लीज़ ये प्रश्न जो हैं उन्हें कैलकुलेटर से मत करना, खुद अपनी कॉपी पे अलग से करना। यहाँ देखो बेटा, दूसरे का दूसरा भाग 510 और 92, 510 और 92 कैसे करेंगे बेटा? इसी प्रकार से अभी अभी देखा हमने 510 तो पहले 510 को करो। जी लास्ट में 0 आ रहा है तो पहले 5 से करो बेटा, 5 से करो बेटा। 5 एकम और 0 तो 102, फिर 2 से करो, सम संख्या है 51, 2 से करेंगे कितना है बेटा? 51। 51 किससे कटता है? 17 तिया 51 है ना, 17 तिया 51। तो पहले 3 से काट दो, कोई बात नहीं, 3 से काट दो, 1 और 21 17। देखो आया नहीं आया? 17 तिया 51। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे ही 92 को कर दो, 2 से काटेंगे बेटा 46, फिर 2 से काटेंगे बेटा 23। ठीक है, कहीं गलती है क्या हमारी? नहीं, ठीक है। 2 से 92 क्या है? 92 ही है, ठीक है। ठीक है। 92 कटो बेटा 2 से, कितना आएगा? 46, 2 4 और 1 12 6।
ठीक है, 2 से काटेंगे 23 और 23 1, फिर किसी में भी कम से कम 23 आ जाता, इसमें HCF नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 ही आएगा, दोनों में क्या आएगा HCF 2 ही आएगा। तो HCF निकालेंगे बेटा, पहले दोनों संख्याओं को लिख लो अलग से। इसका भाई आंसर देख लेना एक बारी, बड़ा बेकार HCF आया इसका तो 510। जो बड़ी संख्या होती है हमेशा अधिकतर वो HCF में आती है, इस बार नहीं आई, कोई बात नहीं 40। तभी तो मुझे अचंभा होता है मैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 को लिख लेंगे बेटा 2 गुणा 2 गुणा 23 और केवल 2 आ रहा है, तो HCF कितना आएगा 2। HCF कितना आएगा 2, केवल 2 आएगा बेटा, इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं जो दोनों में समान हो। और LCM क्या आएगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हर बार नहीं चेक करवाते पर इस बार देखते हैं, क्योंकि अजीब सा आंसर है ना, बड़ा छोटा आंसर है, इतना छोटा आंसर होता है भाई। देखते हैं, अरे वाह HCF 2 ही है HCF 2 ही, हम ठीक है। यहाँ देखेंगे बेटा HCF कितना है 2, LCM तो HCF को एक बार लिखेंगे, बड़ा बेकार प्रश्न है, फिक्र ना करो, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इतना छोटा HCF नहीं आएगा, दोनों में और संख्याएं भी समान आएगी, क्योंकि फिर LCM बड़ा हो जाएगा। अगर HCF बहुत छोटा हो गया तो LCM बड़ा हो जाएगा और फिर तो गुणा करने में रह जाओगे आप, तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आता, कोई बात नहीं। 2 एक बार आएगा बेटा और बाकी संख्या सिंपल गुणा में, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, सारी लैंग्वेज लिख ली। और जब सबको गुणा करोगे आप आ जाएगा आपका 23 40 0। अब आपको सर एकदम से कैसे करते हैं, देखो 2 पंजे 10, 0 आ जाएगा, 17 51 और दूनी 51 दूनी 102 और सीधा 102 भी गुणा कर दो इसमें, यही आ जाएगा, ठीक है, जहां से आसान लगे आपको। पर जब मैंने अभी प्रश्न देखा था तो HCF का मान था LCM, मैंने सीधा गुणा नहीं करी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब मैंने प्रश्न इसका उत्तर देखा तो LCM आ रहा था वहाँ 2346, तो मैंने वहाँ से प्रश्न देख लिया था कि 2346 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। अब सत्यापन कर दो इसका, सत्यापन, तो उत्तर हमारे 2 आ चुके हैं। यहाँ देखिए बेटा, मैंने भी प्रश्न अभी इसका उत्तर देखा ही है, देख लेना कि सही है नहीं है, गुणा तो करनी सबको आती है, इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम, इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम। यहाँ देखो बेटा HCF गुणा LCM कितना होगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है बेटा। करो HCF गुणा LCM, HCF कितना सर 2 और LCM कितना है 23,046 460 और संख्याओं का गुणनफल कितना होगा बेटा 510 गुणा 92 करेंगे। 2 से गुणा करना आसान है, 0 2 1 कैरी 8 9 और 3 6 और 4 ही आएगा बेटा, और यहाँ भी 4 6 9 2 0 ही आएगा, नोट कर लेना, चेक कर लेना, नोट करो बेटा। अगला प्रश्न नोट करो बेटा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अभी समय है, अभी लगभग 15 मिनट है आपके पास, बाकी प्रश्न हो जाएंगे 15 मिनट में। चलो करते जैसा भी है, ये आ तो बच्चों वाले प्रश्न ही रहे हैं, बस थोड़ी गुणा बढ़ी है जिसमें समय व्यर्थ होगा। और यहाँ वीडियो बनाने में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न, मैथ्स का HCF LCM निकाल रहा हूँ, आगे प्रश्न कर सकते हैं सत्यापन, ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ी बैठ जाएगी बेटा, सारा प्रश्न हो भी नहीं पाएंगे। मेरी इच्छा थी कि आज ये प्रश्नावली खत्म करा दें और करा के ही मानेंगे हम। 336 और थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे, ये प्रश्न तो बहुत आसान है, 54।
336। पहले 336 को हम तोड़ेंगे 3 से, 1 1 2, 2 से बेटा 5 और 12 6, फिर 2 से, सम संख्या है ना। देखो 3 से पहले क्यों काटा, 3 से पहले इसलिए काटा, साफ धीरा 3 के पार्ट में आ रहे हैं तीनों ही, तो 3 से काटना आसान है। यहाँ देखेंगे बेटा 2 से काटेंगे हम, 2 से भाग देंगे 4 और 16 8, फिर 2 से कर देंगे बेटा 24, फिर 2 से भाग देंगे 12, फिर 2 से भाग देंगे, सुन लो ध्यान से यहाँ पे, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3 और 1। यहाँ तक समझ में आएगा। ऐसे ही 54 को देखेंगे बेटा, 54 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 54 को 2 से भाग देंगे 27 को, और 27 2 से नहीं कट सकता बेटा, 27 केवल 3 से कटता है, 27 केवल 3 से कटता है, 3 से भाग देंगे बेटा, ठीक है। 27 केवल 3 से भाग होता है, 27 को 3 से भाग देंगे 9, 9 को 3 से भाग 3 और 3 1, यानी कि 336 को लिख सकते हैं हम। अब देखो बहुत बार 2 2 2 3 3 3 आ रहा है, अब थोड़ा आसान करते हैं। 10वीं कक्षा में एलसीएम एचसीएफ को और आसान कैसे बनाते हैं, हम घात के रूप में और आसान बनाते हैं। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आ रहा है 6 बार, ऐसे करोगे तो आसान रहेगा। और 3 कितनी बार आया, 3 आ रहा है 2 बार, कितना ऐसी लिखना भी ईजी है, 3 आ रहा है 2 बार। ऐसे 54 को लिखेंगे बेटा, सर 2 आ रहा है 1 बार, 2 बस 1 बार ही है, और चलो 1 2 की घात 1 लिख देते हैं, आसान है। 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 आ रहा है 3 बार, यहाँ तक समझ में आया होगा। 3 3 बार, 1 2 3, और 2 केवल 1 बार, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार, और 1 2 3 2 बार, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो याद रखना एचसीएफ में हमेशा छोटी घात आती है और एलसीएम में हमेशा बड़ी घात आती है। दोनों में 2 की छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 1 होगी, कितना आसान गुणा। और 3 की घात छोटी आएगी, 3 की घात 2, 3 की घात 3, छोटी घात कौन सी है, 2 घात है, तो 3 की घात 2। और अगर इसी का एलसीएम निकाल दूं मैं, तो बड़ी घात क्या बेटा, बड़ी घात 2 की घात 1, 2 की घात 6, बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 6 है, 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3 बड़ी घात है। देखो आसान हो गया नहीं हो गया, तो घातों के रूप में समझना आसान हो जाएगा आपको। अब गुणा करना भी इतना आसान होगा, देखो गुणा करोगे 2, एचसीएफ को अलग निकाल, 2 की घात 1 2 ही रहेगा, 3 की घात 2 9 होगा, और 9 दूनी 18। यहाँ देखो बेटा 2 की घात 6, 2 की घात 6 2 दूनी 4 64 आएगा बेटा। 2 की 6 बार गुणा करो 64 आएगा। 3 की घात 3 कितना आएगा बेटा, 27, और 27 की 64 में गुणा कर देना, 27 की 64 में गुणा कर देना। कर ही देते हैं आपके लिए, क्या करेंगे, वरना बच्चे कहेंगे सर वादा किया था सॉरी वादा किया था आपने कि सारे प्रश्न निकालोगे, सारे प्रश्न हल कराओगे, अब गुणा हमसे करा रहे हो। चलो कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं, पर कोशिश करना सत्यापन खुद करें। 7 चौक 28, 8 2, अगली बार से कैलकुलेटर लेके रखूँगा। 2 छिक 7 छिक 42 और 2 44 गुणा 2 चौक 8 और 2 छिक 12, 8 और 2 1 7 और 1 7 2 8 1728 यहाँ तक हमारा आ गया। अब करेंगे बेटा सत्यापन तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, क्योंकि उत्तर तो हम बता रहे हैं तो बराबर आएंगे। उत्तर तो बता दिया आपको, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर कितना होगा बेटा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एचसीएफ कितना है बेटा, सर 18 है, गुणा एलसीएम कितना है 1728। संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी हमारी 336 और गुणा 54, और एक काम करना, दोनों गुणा करना बराबर आएगा, सत्यापन हो जाएगा। अगला इतना कर लेना बेटा प्लीज। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों में एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा भी ऐसा ही है एचसीएफ एलसीएम। अब यहाँ पे 3 घात आ गई, 3 संख्याएं आ गई। कितनी संख्याएं आ गई, 3 संख्याएं। इसको नोट करेंगे बेटा। तीसरा प्रश्न देखो,
वैसे तो ये जितनी भी हम करा रहे हैं प्रश्न, ये सारे आप खुद कर सकते थे, ये सारे पढ़ चुके हो आप। पर भाई बहुत से बच्चे पता नहीं कैसे पास होते हैं, उनका तो मैं भी जानता नहीं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, कुछ नहीं आता, 9वीं 10वीं कक्षा में जीरो नॉलेज बिल्कुल, पर पास है। तो ऐसे बच्चे भी चाहते हैं पढ़ना कभी कभी, और ज़रूरी नहीं है बच्चा बचपन से पढ़ के आए। उन बच्चों में से अभी तक तो मेरे पास 1 या 2 बच्चे ऐसे आए होंगे जो बिल्कुल जीरो थे, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं आता, इवन इतना भी नहीं पता कि x में 2 जुड़ेगा या जुड़ेगा, ठीक है ना, कि x में 2x ही जुड़ता है, x में 2 नहीं जुड़ता, इतना भी नहीं पता, छोटी छोटी बातें भी पता। पर उन्होंने बेचारों ने मेहनत करी, उनका मन था। अब ये पता नहीं कि किस वजह से वो नहीं पढ़ पाए, पर उनका मन था पढ़ने के लिए, और उन्होंने इम्प्रूव भी किया अपने आप को। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, इवन HCF LCM निकालना नहीं आता, गुणनखंड करना नहीं आता, ऐसे बच्चों ने भी खुद को इम्प्रूव किया। तो मुझे तब समझ में आया ज़रूरी नहीं है भाई कि बच्चे ने बचपन से पढ़ाई करी हो और या फिर कुछ नया अच्छे टीचर्स मिले हो। कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि वो नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, कोई भी समस्या रह सकते हैं, घर पारिवारिक मसले रह सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पर अगर वो बच्चे भी यहाँ देख रहे हैं, ऐसे बच्चे, और जो चाहते हैं पढ़ना आगे, कि अब हमें पढ़ना है बस, अब हमें दिक्कत नहीं लेनी, मैथ्स बहुत डरा लिया मैथ्स ने, अब नहीं डराना, अब हम पास करेंगे, अपने नंबर से पास करेंगे और आगे टॉप भी करके दिखाएंगे। तो ऐसे बच्चे पे ध्यान दें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपने अब से पहले कुछ नहीं पढ़ा होगा, सारा पढ़ाएंगे। अभी ये क्लास चल रही है, बेसिक क्लास अलग से पढ़ाएंगे, दोनों क्लास देख लेना, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। बेसिक क्लास में 10 से 15 क्लास बस मात्र, वो आपकी पहली समस्याओं का हल है। ध्यान रखते बेटा। तीसरा, 12 गुणा 12, 15 और 21। देखो 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 में से बेटा HCF और LCM दोनों ही ज्ञात करने हैं। HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है। तो पहले तीनों का गुणनखंड कर दो, 2 से काटेंगे बेटा 6 आएगा, 2 से काटेंगे बेटा 3 आएगा, 3 से भाग देंगे 1 आएगा। ऐसे ही 15 का कर दो, 3 से भाग देंगे बेटा 5 आएगा, ये तो आता ही होगा, थोड़ा स्पीड से कर देंगे इसको। तो 21 से भाग देंगे बेटा, 3 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 से भाग देंगे 1 आएगा। सबको लिख लो लाइन वाइज। 12 को लिखेंगे 2 गुणा 3। अभी पहले ओपन करके लिखते हैं, नहीं दिक्कत रहेगी आपको। वैसे आसान तरीका तो इसका यही था, घात के रूप में, घात के रूप में कभी दिक्कत नहीं आती आपको। 15 को लिखेंगे बेटा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो 3 के जगह 3 लिख लेंगे और गुणा 5, यानी 5 गुणा 3 लिख लेंगे इसको, ताकि आसान रहे। 3 गुणा 7, तो 3 के जगह 3 लिख लेंगे और गुणा 7। देखो हर बार 3 आ रहा है, हाँ है ना। तो 3 क्या हो जाएगा, HCF बराबर 3, और LCM बराबर क्या हो जाएगा बेटा, LCM जो बचा, जो गुणा में है वो एक बार, जो सब में समान है वो केवल एक बार, HCF एक बार, बाकी सब लिख दो अलग से। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो आसान गुणा कैसे करते हैं, जहां भी 2 और 5 है तो 10 बना दो हमेशा। 2 6, वो 3 दूनी 6 और गुणा 7 जो करते हो, 6 7 42 और 1 0, आसान हो गया। HCF भी आ गया, LCM भी आ गया, नोट करो बेटा। तो हमेशा ऐसे ही करना है, जहां भी 2 और 5 है पहले उसे कितना बना दो बेटा, 10 बना दो। आगे देखो अगला 17 23 और 29। इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है, सारे ही अभाज्य संख्याएं हैं, सारी ही अभाज्य संख्याएं हैं आपकी। तीसरा, आज तो ये क्लास काफी बड़ी होगी भाई, और आगे हमें और प्रश्न भी करने हैं। चलो कोई बात नहीं, सारे करेंगे। यहाँ देखो बेटा 17 23 और 29 सारी की सारी हैं बेटा अभाज्य संख्याएं, सारी की सारी हैं अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं गुणनखंड के रूप में नहीं टूटती। यानी 17 का रहेगा बेटा 17 ही रहेगा, 23 का 23 ही रहेगा, तो भाग करने की जरूरत भी नहीं है, और 29 का 29 ही रहेगा। और जहां गुणा में कुछ नहीं होता वहां गुणा में 1 मानते हैं, यानी कि सब में से कॉमन क्या रहा है, हमने पढ़ा है 1 सभी को विभाजित करता है, यानी कि 1 से सभी कटेंगी, तो HCF कितना आएगा 1। ऐसे भी मान सकते हैं जहां HCF कुछ नहीं है वहां 1 होता है।
और एलसीएम, और जब एचसीएफ एक आया सबकी गुणा कर दो एलसीएम में। 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29। समझ में आ गया होगा बेटा, इसको नोट कर लेंगे। और गुणा आप कर सकते हैं, गुणा आप कर सकते हैं, गुणा करनी आपको आती होगी, गुणा करके उत्तर आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि इसमें समय वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत हो चुका है और आगे बढ़ना है। गुणा आप कर सकते, गुणा तो करनी आती होगी, ये गुणा भी करने नहीं आती। अगला बेटा तीसरा भाग। अब सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी बात बताने के बाद गुणा छोड़ूंगा नहीं मैं, पर हमारे पास समय थोड़ा कम है तो 8, 9 और 25। अगला प्रश्न कैसे करेंगे बेटा? 8 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 8 को 2 4 2 और 2। अब घातों के रूप में करना आसान है बेटा। 9 को 3 और 3 1, 25 5 5 और 1। तो यहाँ भी सेम है, 2 कहीं नहीं आ रहा, 3 और कहीं नहीं आ रहा, 5 और कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ देखो 8। अब हम थोड़ा घातों के रूप में भी सीखेंगे इस बात को। 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखोगे वो भी ठीक है, जो बच्चे से लिखेंगे, पर 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। जो बच्चे अलग अलग लिखेंगे वो भी ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार सर। 9 में 3 कितनी बार आ रहा है? 2। और 25 में 5 कितनी बार आ रहा है? 5 कितनी बार आ रहा है? चलो आपके लिए ऐसे लिखते हैं, वरना कहेंगे सर कभी कैसे लिखवा रहे हो, कभी कैसे। 2 3 बार, आप खुश? 3 2 बार और 5 2 बार। HCF सर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी HCF कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी समान नहीं है, तो HCF 1 होता है। और जब HCF 1 होता है तो एलसीएम क्या होगा? सबकी गुणा। 8 गुणा 9 गुणा 25। कैसे करेंगे? देखो कितना आसान। 25 की 8 में करना आसान है। 25 की 8 में करेंगे 200 आएगा बेटा, और गुणा 9 यानी 1800। जहाँ भी समय बचता हो मैं करवा देता हूँ। 1800 नोट करेंगे। जहां बेटा 5 और 2 का नियम लगता है ना, वहां आसान होती है गुणा करनी। जहां 5 और 2 का नियम लगता है वहां गुणा करनी आसान होती है। नोट करेंगे बेटा। तीसरा सारा प्रश्न हो गया है। गुणा कर लेंगे ना सारी अपने आप, कर लेंगे, ठीक है। इतना तो खैर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, और जिस पे गुणा भी नहीं हो रही भैया वो 10th में क्या पढ़ेगा? जब छोटी क्लासेस का बैच आएगा गुणा करनी सीख लेना। नोट करते हैं। नहीं मुझे पता है सारे बच्चे कर लेंगे, सारे बच्चे अच्छे हैं, इतना तो कर लेंगे। अब से जो बहुत बड़ी बड़ी गुणा है लास्ट में उत्तर में छोड़ दे करेंगे उसको, या अगली बार से कैलकुलेटर देख लेंगे। चौथा प्रश्न बेटा, चौथा प्रश्न। HCF ऑफ 306 गुणा 657, इन दोनों का HCF कितना है बेटा? इसको पढ़ना भी सीखेंगे। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है? 9 है। और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ऑफ 306 और 657 का ब्रैकेट मतलब का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ज्ञात करना है। संख्याएं दी है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। कितना आसान प्रश्न है। कैसे करेंगे सर? हमें सूत्र पता है। एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। याद होगा सूत्र? दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या जमा दूसरी संख्या। अब पहली संख्या HCF और एलसीएम निकालो। 306 HCF और एलसीएम। HCF कितना मान है सर? 9। और एलसीएम तो निकालना ही है, एलसीएम को एलसीएम ही लिखेंगे। पहली संख्या कितनी है भैया? 306 है, मान रखना मैं सिखा दिया। और दूसरी संख्या कितनी है? 657। बस एलसीएम ज्ञात करेंगे। गुणा में है, गुणा से भाग में आ जाएगी बेटा, भाग में आ जाएगी। और ये ज्योतियों, जो संख्या गुणा में होती है गुणा से वो भाग में आ जाती है बेटा। सिंपल भाग दो, 9 से कटेगा नहीं कटेगा? 3 और 6 9 कट जाएगा बेटा। 9 ही कम 9 से 27 तिया और 36 चौक। हाँ ठीक है,
36 चौका, तो 34 की गुणा कर लेंगे 657 में और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं बेटा, हमें पूरी प्रश्नावली खत्म करानी है, समय भी आपका लगभग हो चुका है, तो यहाँ पे गुणा कर लेना और उत्तर आ जाएगा। अगला गुणा तो कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। यानी 6 की घात n 0 पर समाप्त है या नहीं है, हमें ये प्रश्न करना है। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। 5वां, अगली बार से कैलकुलेटर रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखो 6 की घात n है, n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए। अब पहले प्रश्न को समझते हैं। ये कह रहा है n के किसी मान के लिए क्या ये अंत 0 पर होगा। 0 पर अंत होने का मतलब है 10 से भाग होना। अगर कोई भी संख्या 0 पर अंत हो रही है, 4 5 6 7 और लास्ट में 0 आ रहा है, हाँ बताएं, अगर इकाई अंक पर 0 आ रहा है, 0 पर अंत हो रही है, तो पक्का वो 10 से भाग होगी। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हम जानते हैं। तो यानी कि अगर 0 से भाग देने की बात कर रहा है तो किस पे अंत कह रहा है, ये अगर 0 पर अंत करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये 10 से भाग होनी चाहिए n के किसी मान के लिए। n बराबर 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या n की हो सकती है, जहां n 6 की घात n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखते हैं बेटा, सर अगर ये 0 पर अंत कर रहा है तो इसका मतलब 10 से भाग होगा, और कोई संख्या अगर 10 से भाग होती है तो गुणनखंड कितने होने चाहिए। देखो समझो, मैंने मान लिया 4 3 7 5 0 ये संख्या थी, 6 0 ये संख्या थी। इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 4 3 7 6 गुणा 10। समझाने के लिए बेटा सिर्फ बात ऐसे लिखते हैं। और 10 के गुणनखंड कौन से आएंगे, खाली 10 के, 2 और 5। यानी मुझे पता है अगर कोई भी संख्या 0 पर अंत हो तो कम से कम उसके पास एक गुणनखंड 2 और एक 5 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के पास एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 आए तो वो 0 पर अंत होगी, वरना नहीं होगी। यहां से आपने ये बात सीख ली, बस यहां देख लेंगे। देखो करते हैं बेटा, 6 को लिख सकते हैं, गुणनखंड करो, 6 को लिखते हैं 2 गुणा 3 और की घात n। और हमने पढ़ा है गुणा में अगर घात हो तो घातें अलग अलग हो जाती है, 2 की घात n और गुणा 3 की घात n। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। 2 की घात n, यहां से हमें एक बार 2 तो मिल जाएगा, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3, चाहे कोई भी संख्या हो, एक बार 2 तो आ ही रहा है ना। क्या 5 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। अगर 5 भी आ जाता, 2 के साथ साथ 5 भी आ जाता तो ये 0 पर अंत हो जाती, पर ये अब अंत नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 की घात n का, ठीक है ना, गुणनखंड 2 और 5 नहीं है। यानी 2 और 5 नहीं है, 2 तो है किंतु 5 नहीं है। अब 2 और 5 नहीं का मतलब अगर एक भी नहीं है तो नहीं मानता है। आप चाहो तो 6 की घात n का गुणनखंड 2 है, लेकिन 5 नहीं है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में लिखवाता हूं बेटा, जो आपको समझ में आए और आप एग्जाम में लिख के भी आ सको। इन्हें याद नहीं करना, इसलिए 6 की घात n का गुणनखंड 2 गुणा 5 कितना होता है, 10। 10 नहीं होगा। और अगर किसी का गुणनखंड 10 नहीं है, इसका मतलब वो शून्य पर अंत नहीं होगी। अतः 6 की घात n कभी शून्य, जीरो नहीं, जीरो पर शून्य लिख लो या जीरो लिख लो, लो जीरो लिखते हैं, जीरो पर अंत नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। n का मान कुछ रख लो। अतः n के प्रत्येक मान के लिए 6 की घात n कभी 0 पर अंत नहीं होगी। वो बच्चे भी ठीक है जो ये लिखेंगे,
कि n के प्रत्येक मान के लिए। n के प्रत्येक मान लिखने की जरूरत नहीं है, हम बेटा जानते हैं इस बात को, n हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हर बार नहीं लिखना। अभी आपको कराएंगे समांतर श्रेणी अध्याय 5, वहां आप समझ जाओगे इस बात को, तो हर बार नहीं लिखना, इतना ही बहुत है। नोट करेंगे कितना आसान प्रश्न है, देखो छठा प्रश्न। छठा प्रश्न इससे भी आसान, छठा प्रश्न इससे भी आसान, और बच्चे खाम खा बड़ा मानते हैं। मैं जानता हूं बेटा थोड़ा सा आपकी क्लास 45 मिनट की थी और अब 3 मिनट ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छठा क्योंकि आसान ही है, 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा, और अभी तक तो प्रश्न सारे आसान रहे। चेक करना है बेटा, व्याख्या कीजिए कि ये और एक संख्या और है, ये पहला भाग है बेटा, और दूसरा भाग क्या है इसका, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये आप 11वीं, जो बच्चे 11वीं कक्षा में गणित लेंगे उनके पास ये सीरीज बार बार आएगी। इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। बस नाम ही सीख लो, इतना ही बहुत है, ज़्यादा नहीं सीखना है। 11th क्लास का 11th पढ़ेंगे। यहाँ देखो, इसमें बताना है दी गई संख्या में कि जांच कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। ठीक है ना, ये भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, व्याख्या कीजिए कि अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य कौन सी, तो पढ़ाया था मैंने। अभाज्य वो होती है जिसका कोई अन्य गुणनखंड ना हो, एक और स्वयं को छोड़कर, और भाज्य संख्या होती है कम से कम एक गुणनखंड हो। अब एक गुणनखंड ला दो इसका, और गुणनखंड करना आपको आता है, कॉमन लेना सिखाया था बेटा। गुणनखंड में कॉमन लेना, दो पद है, अब बताओ पद कितने हैं? 2 हैं, एक पद और 2 पद। गुणा को पद में एक ही पद में लेते हैं, जोड़ और घटा के चिन्ह एक पद को दूसरे पद से अलग करते हैं। सिखाया था बेटा पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास में सिखाया था। पद का मतलब जहां तक गुणा जारी है, और अगर जोड़ या घटा आ जाए तो वो अलग अलग हो जाए। 2 पद हैं यहाँ पे, अब दोनों पदों में 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन लेंगे, 13 से 13 कटेगा, 7 गुणा 11 बचेगा, और जमा का जमा, 13 में से 13 भाग जाएगा, 1 बचेगा। कितना आसान है, ये कुछ है? ऐसा करना आसान है नहीं, आपने गुणनखंड में सीखा है सभी बच्चों ने, अध्याय 2 में, कितना आसान है। अब देखो, अब इसकी उत्तर कुछ भी आए 13 से बड़ा ही आएगा, साफ दिख रहा है इस बात का, और 13 इसका एक गुणनखंड है, कम से कम एक गुणनखंड है। ब्रैकेट में कुछ भी आए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें ये बताना है कि ये भाज्य क्यों है। अब देखो 13 कम से कम एक गुणनखंड आ रहा है, अगर 13 एक गुणनखंड आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये भाज्य है जिसका एक अन्य गुणनखंड है। अब पूरी संख्या 13 तो है नहीं, 13 में कुछ जोड़ने पर बड़ी संख्या आएगी, और 13 पूरी संख्या में से, पूरी संख्या का उस संख्या से छोटा अगर एक गुणनखंड गुणा में आ जाए, गुणा में है दोनों, ये पूरी संख्या और ये दोनों गुणा में है, अगर ये दोनों गुणा में है तो इसका मतलब क्या है, 13 इस संख्या का गुणनखंड है। क्योंकि यही लिख देंगे, क्योंकि 13 दी गई संख्या, दी गई संख्या का गुणनखंड है, गुणनखंड है। और हमने एक गुणनखंड निकाल लिया जो वो संख्या खुद नहीं है। क्या संख्या 13 दे रखी है? नहीं बेटा, संख्या 13 में कुछ जोड़ के दे रखी है, तो 13 से बड़ी है। और एक ऐसा गुणनखंड जो वो संख्या नहीं है, एक गुणनखंड में निकाले 13 जो वो संख्या भी नहीं है और एक भी नहीं है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। इसलिए हमने पढ़ा था बेटा, अगर कम से कम एक गुणनखंड आ जाए जो ना तो वो स्वयं हो और ना एक हो, उसके अलावा कोई भी एक आ जाए तो वो संख्या भाज्य होती है। ठीक है बेटा, ये अलग से हम इसी क्लास में सबसे शुरुआत में नहीं पढ़ा था, इसीलिए हमने यही पढ़ा था बेटा। ठीक है ना, इसीलिए दी गई संख्या, सॉरी, दी गई संख्या क्या होगी बेटा? भाज्य होगी। कितना आसान। जब बेटा बताए ना, आपसे पूछे कि ये है या नहीं है, वहां जरूरी नहीं होता पूरा निकालना। 10वीं कक्षा में सीखो इस बात को। इसी प्रकार से अगर यहां देखे 2 पद है, ये पूरा एक पद होगा बेटा, गुणा में है, जोड़ का चिन्ह अलग करेगा तो 5, दोनों 5 गुणा हो जाएगा बेटा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये जो कहती हो, और जमा 1 में भी जहाँ 5 से 5 भाग देंगे 1, बस ऐसे कैसे ही है, जहां 13 लिखा है वहां 5 लिख देंगे।
क्योंकि, कितना आसान, देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, बच्चे घबराते हैं इसको देख के। क्योंकि 5 दी गई संख्या का, बेटा इसको अगर हल करोगे ना आप, यहां से और गुणनखंड भी आएंगे। हमें औरों से मतलब नहीं है, हमें तो बस इस बात से मतलब है कम से कम एक आना चाहिए, और 5 आ गया बहुत है। दी गई संख्या, क्योंकि हमें तो हाँ या ना बताना है, तो ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है। दी गई संख्या सॉरी, क्योंकि 5 दी गई संख्या का गुणनखंड है, गुणनखंड है। कितना आसान है। अतः या इसलिए, एक ही बात है, अतः लिखोगे तब भी उत्तर वही आएगा और लैंग्वेज भी ठीक होगी आपकी। इसलिए दी गई संख्या क्या होगी बेटा, भाज्य होगी। कितना आसान प्रश्न है, नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे बेटा। रफ कर रहा हूं उसको। 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है, फिर हम क्लास समाप्त कर देंगे। सुनो ध्यान से, आज हमारी क्लास 10 मिनट एक्स्ट्रा की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे प्रश्न को। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है बेटा यहाँ पे। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट पूरा घूमने में। एक चक्कर लगाई 18 मिनट, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर। जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लग रहे हैं कितने बेटा, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ये 18 मिनट और ये 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से शुरुआत करते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों, मैंने मान लिया एक स्थान से, इस ए बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं दोनों। यहाँ पे रेस होती दोनों की, और दोनों ने यहाँ से स्टार्ट करा और दोनों घूम रहे हैं, 1 चक्कर 2 चक्कर। सोनिया भी रवि भी ए से चलना स्टार्ट करते हैं बेटा, प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वो पुराने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो बिंदु भी समान है, बिंदु भी समान है, और मिलना भी सेम समय टाइम पे है, सेम टाइम पर मिलना है। सेम टाइम पर मिलने का मतलब क्या है, सी। पहले इसको लिख लेते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने, लो इसको थोड़ा सा कर दें, लगाने में लगा समय, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, ठीक है। समय कितना बेटा, 18 मिनट। और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से रवि है ना नाम, इस मैदान में सोनिया जबकि रवि है, रवि को 12 मिनट, ठीक है। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना को बेटा, 12 मिनट। अब इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल भी हार्ड प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान है, समझेंगे। अब ये ए से चलना स्टार्ट करें, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, और दोनों को समान समय चाहिए, समान चाहिए, यानी सी कॉमन। और हमें देखना है ये पहले कब मिलेंगे, सबसे पहले कब मिलेंगे। देखो मैंने मान लिया कि ये 4 चक्कर बाद और दूसरा 5 चक्कर बाद मिल रहे हैं, समझने के लिए सिर्फ ये बात। अगर 4 और 5 बाद मिल रहे हैं तो 4 के 2 में गुणा करो 8, और इसके 2 में गुणा करो 10, तो ये 8 और 10 चक्कर बाद भी मिलेंगे बेटा दोबारा से। फिर 3 में गुणा करो 12, फिर 3 में गुणा करो 15, ये 3 चक्कर बाद भी मिलेंगे। पर हमें देखना है सबसे पहले कब मिल रहे हैं। सबसे पहले मतलब कम से कम, और कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट, एल। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि हम कैसे जज कर रहे हैं। और क्योंकि एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं, पूरा चक्कर, एक चक्कर लगाने में मैंने समझा रहा हूं बेटा। अब सोने की बात, रवि की बात करते हैं। रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है, 2 चक्कर में 12 दूनी 24, 3 चक्कर में 12 दिया 36, 4 चक्कर में 12 चौक 48, यानी हर बार गुणा हो रही है।
गुणा जब हर बार गुणा होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। अरे वाह, क्वेश्चन से ही पता लग गया हमें। यानी अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकाल दे तो वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा उत्तर होगा कि जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे। इस बात को जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, इस बात को नहीं आया हम ऐसे देखेंगे, पूरा चक्कर लगाना है, पूरा चक्कर लगाना है। तो पहला चक्कर लगेगा 8 मिनट में, सोनिया के लिए बोल रहे हैं, पहला चक्कर 8 मिनट में, 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 में, तीसरा चक्कर 54 में। इतना समझते हैं मिनट। यानी सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, 2 चक्कर लगाने 36 मिनट और 3 चक्कर लगाने 54 मिनट। ऐसी रवि की बात करते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, तो 2 चक्कर में कितने होंगे, 12 दूनी 24 मिनट लगेंगे। 3 चक्कर में कितना लगेंगे बेटा, 36 मिनट लगेंगे। और 4 चक्कर में कितना लगेंगे बेटा, 36 48 मिनट। अब आप समझ रहे होंगे दोनों में समान, क्योंकि समय समान है। 18 कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, 36 कहीं दे रखा है, हाँ बेटा समय समान है। यानी जब रवि 3 चक्कर लगा लेगा तो वो एक बिंदु पर होगा, और जब सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी तो वो ए बिंदु पर होगी, और 36 मिनट बाद दोनों ए बिंदु पर होंगे पुनः स्टार्ट करके। अब समझ में आ गया वो सब बच्चों को। और आपको पता है जब हर बार गुणा करते हैं तो उसे ही बोलते हैं एलसीएम, मल्टीपल। गुणा, हर बार गुणा हो रही है एक ही संख्या की तो वहां एलसीएम होता है, और भाग हो रही है तो वहां एचसीएफ होता है। ये समझाया था बेटा आपको। जिसको ये बात समझ में आई बहुत अच्छी बात है, और जिसको ये भी नहीं आई तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, इस प्रश्न को याद रख लेना, जब चक्कर बार बार लगते हैं तो वहां एलसीएम निकालना। बात खत्म। ध्यान रखो बेटा, हर तरह से मैंने समझा दिया आपको। तो प्रश्नानुसार पुनः मिलने का समय किसके बराबर होगा बेटा, बराबर होगा एलसीएम के। और एलसीएम किसके बेटा, दोनों संख्या होगा, 18 का और 12 का। कितना आसान, 18 और 12 का एलसीएम निकालो बेटा। 18 और 12 का एलसीएम निकालना आपको आता होगा, निकालेंगे बेटा। 18 का 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, और 3 से 1 बार। इसी प्रकार से 12 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 3। डाइट करना, देखो समझेंगे तो डोंट डाइट करेंगे। वहाँ 36 तो आएगा था, जो बच्चा 36 डाइट लिखता है बहुत अच्छी बात है, इतना करने जरूरत नहीं आपको। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले कॉमन नंबर 2 3 2 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे, और यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, उसको अलग लिख लेंगे। ये 2 3 6 और 2 3 6, 6 6 36 मिनट, तो यहाँ पे 36 मिनट आ जाएगा। जो बच्चा डायरेक्ट कर सकता है, आप सबको पता है 18 के पढ़े में अभी दिखाया मैंने आपको, 18 दूनी 36 और 12 आती है 36, 36 सबसे पहले आता है, तो वो भी ठीक है। ठीक है बेटा, इतना करने की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। पर जो बच्चा डायरेक्ट नहीं कर सकता उनके लिए हाँ करा दिया। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।